कौन सोच सकता था कि समुद्र की सबसे गहराई में एक बेहद एडवांस सभ्यता छुपी हुई है। सिर्फ हाथ हिलाने भर से ही ये लोग समुद्र के कचरे का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक शहर मिटा सकते हैं। लेकिन इंसानियत के अंदर गहराई तक बैठा हुआ घमंड कभी भी ये मंजूर नहीं करेगा कि वो किसी के आगे झुक जाए। इसी वजह से पानी में रहने वाली इस जाति यानी एक्वाटिक पीपल या वाटर रेस को खत्म करने की एक खामोश साजिश धीरे धीरे तैयार हो रही है। दोनों पक्षों के बीच पहले जो बातचीत हुई थी वो पूरी तरह नाकाम रही। इसके बाद एक्वाटिक रेस ने बातचीत का दूसरा दौर प्रस्तावित किया, जिसकी जगह तय की गई रोमन ट्रेंच यानी समुद्र की सबसे गहरी जगह। लेकिन इंसानों की सबसे एडवांस मैन सबमर्सिबल भी उस गहराई के सिर्फ आधे हिस्से तक ही जा सकती है। ऐसे में एक्वाटिक रेस ने वादा किया कि वो खुद हस्तक्षेप करेंगे और बातचीत के प्रतिनिधियों को सुरक्षित तरीके से सही जगह तक पहुंचाएंगे। इसके बावजूद मेल प्रोटैगनिस्ट बार्कले के मन में बेचैनी बनी रहती है। वो खुद एक अच्छा तैराक तक नहीं है और गहरे समुद्र में गोता लगाना तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मांगता है। लेकिन एक्वाटिक प्रतिनिधि सॉल्ट ने खास तौर पर बार्कले को इस मिशन के लिए चुना। इंसानियत के भविष्य के लिए उसके पास दांत भींचकर इस मुश्किल मिशन को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी डाइविंग ट्रेनिंग को पूरी ताकत से तेज करना। उसका गंभीर चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी मौत के मिशन पर निकलने वाला हो। जल्दी ही रवाना होने का दिन आ जाता है। एक खास सबमर्सिबल जहाज में इंसानियत के भविष्य का फैसला करने वाली टीम इकट्ठा होती है। टीम के मेंबर्स काफी अलग अलग किस्म के हैं। बार्कले के अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों के डिप्लोमेट्स और एक इंडियन प्रतिनिधि भी शामिल है, जो किसी तरह इस मिशन का हिस्सा बन गया। उनका नेशनल गिफ्ट भी काफी क्रिएटिव है, एक लकड़ी का ग्लोब। ऑफिशियल बयान के मुताबिक ये ग्लोबल विलेज की दोस्ती का प्रतीक है, जिससे एक्वाटिक लोगों के अंदर घर और अपनापन महसूस कराया जा सके। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तो प्रतिनिधियों को अब तक की सबसे मजबूत सबमर्सिबल में सार्डिन्स की तरह ठूंस दिया जाता है। जैसे ही स्टाफ आखिरी स्क्रू कसता है, पीछे का हैच पूरी तरह सील कर दिया जाता है। केबिन के अंदर एक डरावनी खामोशी फैल जाती है। बार्कले महसूस करता है कि सबमर्सिबल को धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है, फिर कचरे की तरह समुद्र में फेंक दिया जाता है। आसपास की रोशनी तेजी से गायब होने लगती है और बस स्टील के दबने की चरमराहट सुनाई देती है। माहौल को हल्का करने के लिए टीम के लोग डार्क जोक्स करने लगते हैं। कोई मजाक में कहता है कि ये बातचीत मौत की तरफ जा रही है। उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि जमीन पर बैठे ताकतवर लोग पहले से ही एक जंग की तैयारी कर चुके हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर अमेरिकी प्रतिनिधि गर्व से एक नया हथियार पेश करता है, अंडर वाटर सोनिक बम। साफ है कि उन्होंने पहले ही एक्वाटिक लोगों को दुश्मन मान लिया है। शांति वार्ता की कमांडर इन चीफ केट सबको याद दिलाती है कि इस वक्त एक्वाटिक रेस के साथ संघर्ष विराम समझौते पर चर्चा हो रही है और फोकस डिप्लोमेसी पर होना चाहिए। लेकिन वहाँ मौजूद ज्यादातर प्रभावशाली लोग अब भी मानते हैं कि इस समस्या का हल सैन्य ताकत से ही निकलेगा, क्योंकि उनके हिसाब से धरती पर सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है। इसके अलावा कई परिवारों की आर्थिक रीढ़ शिपिंग और उन्हें डर है कि कहीं जलीय जाति उनके गले पर छुरी न चला दे। इसी वजह से वो पूरी इंसानियत को एक घातक जंग में घसीटना चाहते हैं। गर्मा गर्म बहस के बीच शांति वार्ता की समर्थक केट बिल्कुल अलग थलग सी नजर आती है। यहाँ इंसान की स्वार्थी सोच और लालच पूरी तरह सामने आ जाते हैं। एक ऐसी बातचीत जो एक पूरी प्रजाति की किस्मत तय करने वाली है, उसके शुरू होने से पहले ही काली साजिशों में घिरी हुई है। इसी दौरान सबमर्सिबल अचानक जोर से झटका खाता है। इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं कि वे समुद्र की सतह से 25,000 फीट नीचे पहुंच चुके हैं। यह रोमन ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है, ऐसी जगह जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि उन्हें साफ साफ महसूस होता है कि सबमर्सिबल को कोई ताकत खींच रही है। यह जरूर जलीय लोग ही हैं जो दखल दे रहे हैं। बातचीत के लिए आए प्रतिनिधि सांस रोक लेते हैं। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। अपनी किस्मत किसी और के हाथ में सौंपने का एहसास बेहद असहज है। जब कंपन रुकता है तो सब हैरान रह जाते हैं। सबमर्सिबल का मुख्य हैच अपने आप खुल जाता है, लेकिन अंदर समुद्र का पानी नहीं घुसता। हैरान प्रतिनिधि बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उफनता हुआ समुद्री पानी एक चमकती हुई पारदर्शी झिल्ली से अलग किया गया है। चारों तरफ दीवारें और एक गुंबद दिखाई देता है जो जैसे सांस ले रहा हो। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि जलीय जाति की तकनीक इंसानों की समझ से परे जैविक स्तर तक विकसित हो चुकी है। तभी एक साफ आवाज गूंजती है, स्वागत है। जलीय प्रतिनिधि साल्ट सामने आती है। वह सबको ऑक्सीजन मास्क हटाने का इशारा करती है। जब सब हिचकिचाते हैं तो साल्ट खुद आगे बढ़कर बार्कले का हेलमेट उतार देती है। बार्कले हैरान रह जाता है जब उसे महसूस होता है कि यहाँ की हवा बिल्कुल जमीन जैसी ताजा और साफ है। बाकी लोग भी मास्क उतारते हैं और एक बार फिर जलीय तकनीक देखकर चौंक जाते हैं। साल्ट मानव प्रतिनिधिमंडल को और अंदर ले जाती है और समझाती है कि जलीय लोग असल में समुद्र में घूमने वाली एक खानाबदोश सभ्यता है, जिनके भीतर एक सख्त सामाजिक ढांचा है। बार्कले ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसकी पूरी टीम गायब हो चुकी है। अब वहाँ सिर्फ वही और साल्ट मौजूद है। माहौल अचानक बेहद निजी और संवेदनशील हो जाता है। साल्ट हाथ बढ़ाकर धीरे से बार्कले के गाल को छूती है और कहती है कि उसने कभी इतनी गर्माहट महसूस नहीं की। बार्कले का दिल तेज धड़कने लगता है और उसके उलझे हुए ख्याल समुद्र की लहरों की तरह उमड़ने लगते हैं। साल्ट जैसे उसके मन को पढ़ सकती हो, वह साफ महसूस कर लेती है कि बार्कले के दिल में शांति की कितनी गहरी चाह है, लेकिन उनका यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक बाकी साथी लौट आते हैं। साल्ट का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है, जैसे वे उसके लिए नापसंद मेहमान हो। थोड़ी ही देर में वे
अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, एक भव्य चेतन महलनुमा सभागार। पूरा हॉल सख्त अनुशासन में खड़े जलीय योद्धाओं से भरा हुआ है। वे बिना आवाज किए ऐसे खड़े हैं जैसे बस हमला करने का इशारा मिलने का इंतजार हो। इधर जमीन पर शांति वार्ता की समर्थक और कमांडर इन चीफ केट को अपने एक अधीनस्थ का बेहद जरूरी कॉल आता है। वह अधीनस्थ बताता है कि अलग अलग देशों की उच्च स्तरीय बातचीत पर नजर रखते हुए उसने एक अजीब बात देखी है। सब 3 फ्लाई नाम का कीवर्ड असामान्य रूप से बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल हो रहा है। केट कुछ पूछ पाती उससे पहले ही एक खतरनाक लाल डॉट चुपचाप केट के सिर के पास दिखाई देता है। शुक्र है कि उसका बॉडीगार्ड तुरंत रिएक्ट करता है और गोली लगने से पहले ही केट को धक्का देकर गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ गहरे समुद्र में मौजूद बातचीत के प्रतिनिधि धीरे धीरे सॉल्ट के पास आते हैं और शांति का प्रतीक लकड़ी का ग्लोब उसके सामने पेश करते हैं। ठीक उसी पल बार्कले उस ग्लोब के अंदर से निकलती हुई गहरी लाल रोशनी देख लेता है। वह जोर से चिल्लाकर चेतावनी देता है और आगे बढ़कर ग्लोब को पूरी ताकत से धक्का दे देता है। इससे पहले कि ग्लोब जमीन पर गिरे एक तेज रोशनी फट पड़ती है और भयानक ऊर्जा पूरे स्थान को चीर देती है। बिल्कुल आखिरी पल में सॉल्ट बार्कले को कसकर पकड़ती है और उसे लेकर तेजी से सतह की ओर भागती है। हजारों किलोमीटर दूर जमीन पर उसी समय एक चौंकाने वाली साजिश सामने आती है। स्नाइपर हमले से बाल बाल बची केट को पता चलता है कि दुनिया भर की न्यूज चैनल लगातार एक आधिकारिक बयान चला रहे हैं। स्क्रीन पर ठंडे चेहरे वाली सॉल्ट दिखाई देती है जो ऐलान कर रही है कि इंसानी राजनयिकों का खून और मांस जलीय जाति की आने वाली पीढ़ियों का पोषण बनेगा और साथ ही वह सभी समुद्री इलाकों की पूरी नाकाबंदी की घोषणा करती है जिसमें इंसानों को समुद्र या झीलों के पास जाने से भी मना कर दिया गया है। इसी दौरान सॉल्ट बार्कले को सुरक्षित सतह तक ले आती है और ऊपर गश्त कर रहे एक हेलीकॉप्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर लौटने के बाद बार्कले संयुक्त राष्ट्र की टास्क फोर्स हेडक्वार्टर में पानी के नीचे के अपने पूरे अनुभव की विस्तार से रिपोर्ट देता है। यह साफ हो जाता है कि इंसानियत ने ही बाजी पलटी और जलीय जाति पर झूठा आरोप लगाया। सॉल्ट का वीडियो साफ तौर पर पहले से तैयार किया गया नकली फुटेज था, लेकिन केट जानती है कि इस साजिश के पीछे की ताकतें बेहद शक्तिशाली हैं और बार्कले का अकेला आरोप कोई खास असर नहीं डाल पाएगा। बेचारी सॉल्ट को एक खास तरह के धातु के पानी वाले टैंक में बंद कर दिया जाता है और एक दुर्लभ जानवर की तरह लंदन ले जाया जा रहा होता है। उसे ले जाने वाला ड्राइवर लिटिल ब्लैक शिया होता है जो बार्कले का पुराना जान पहचान वाला है। रास्ते में वह मानवता के इस दुश्मन को सजा देने की कसम खाता है। बार्कले टैंक के अंदर सॉल्ट की गहरी आंखों को देखता है और उसका दिल टूट जाता है। वह अपनी जिंदगी बदल देने वाला फैसला ले लेता है। वह आसानी से गार्ड को चकमा देकर ट्रक की चाबियां चुरा लेता है और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रक में कूद जाता है। गार्ड्स की तनी हुई बंदूकों का सामना करते हुए वह एक्सीलरेटर दबा देता है और सॉल्ट वाले पानी के टैंक को सीधे समुद्र में ले जाता है। इसके बाद वह खुद भी समुद्र में कूद जाता है। उसी पल बार्कले एक इंसानी हीरो से दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड भगोड़ा बन जाता है। जब पूरी दुनिया इस बेताब जोड़े की तलाश में लगी होती है तभी एक और भी ज्यादा डरावना मेहमान सामने आता है। एंटी न्यूक्लियर सेंसर जोर जोर से अलार्म बजाने लगते हैं। 9 शक्तिशाली जलीय जीवन संकेत पाइपलाइनों के जरिए तेजी से संसद भवन की ओर बढ़ रहे होते हैं। केट और अलग अलग देशों के राजदूत उनका सामना करने की तैयारी करते हैं। तभी टाइड जोशी नाम का एक जलीय नेता एक भूत की तरह हॉल के बीचों बीच प्रकट होता है। बिना किसी औपचारिकता के वह सख्त लहजे में पूछता है कि इंसानियत ने भरोसा तोड़कर धोखे से हत्या की कोशिश क्यों की। केट के पास बस एक कमजोर सा जवाब होता है। वह कहती है कि इंसानी सभ्यता गलतियों और विरोधाभासों से भरी हुई है और वह बातचीत के प्रतिनिधियों के इस शर्मनाक व्यवहार पर सिर्फ गहरा अफसोस जता सकती है। ताई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता बल्कि अपने आने का असली मकसद साफ करता है। वह कहता है कि वह जलीय दूत सॉल्ट को वापस लेने आया है क्योंकि विस्फोट की उस घटना में उसने एक इंसान की जान बचाने के लिए अपने ही समुदाय के लोगों की जिंदगियों को नजरअंदाज किया। यह जलीय जाति के प्राकृतिक नियमों का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए सख्त सजा जरूरी है। लेकिन केट बिल्कुल सख्त रुख अपनाती है। वह कहती है कि मान लो सॉल्ट पकड़ी भी जाती है तो भी इस सच के अलावा कि वह पहले ही भाग चुकी है वे उसे इतनी आसानी से सौंपने वाले नहीं है। यह इंसानियत का अंदरूनी मामला है और इसका जलीय जाति से कोई लेना देना नहीं है। टाइड ठंडी हंसी के साथ जोर से ससेप्टर जमीन पर पटकता है। साफ लगने लगता है कि दोनों जातियों के बीच जंग अब बढ़ने ही वाली है। वह अपनी एक नई क्षमता दिखाता है। जंग एक महामारी की तरह फैलने लगती है। शहर की हर चीज को जंग लगाकर खोखला कर देती है। इंसानी प्रतिनिधि यह सब देखकर बुरी तरह हिल जाते हैं जब वे जलीय दूत को जाते हुए देखते हैं। दोनों पक्षों के बीच तकनीकी अंतर बहुत ज्यादा है। यह बातचीत शुरू से ही बराबरी की नहीं थी। उधर बार्कले और सॉल्ट जिन्हें 2 बड़ी ताकतें ढूंढ रही हैं, एक छोड़ी हुई इमारत में छिपे हुए हैं। जहां बार्कले बेचैन है वहीं सॉल्ट के चेहरे पर किसी बच्चे जैसी खुशी और उत्साह झलक रहा है। वह बार्कले से कहती है कि उसे ठंडी और अनंत गहराइयों वाले समुद्र से ज्यादा जमीन की गर्माहट पसंद है। जलीय समाज में न परिवार होता है न प्यार। वहाँ प्रजनन बस एक बेतरतीब प्रक्रिया है। वह इंसानों से जलन करती है क्योंकि उनके पास इतनी गहरी और जटिल भावनाएं होती हैं। आग की रोशनी में उनके शरीर एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। सॉल्ट बार्कले की दिल की धड़कन तेज होते हुए साफ महसूस करती है। उसे याद आता है कि जब वे पहले समुद्र की सतह की ओर भाग रहे थे तब भी उसकी यही हालत थी।
अगले ही पल सॉल्ट खुद उसे चूम लेती है। बाहर सर्चलाइट्स कभी कभी खिड़कियों पर से गुजर जाती हैं। पीछा करने वाले पास ही हैं, लेकिन उस गर्म इमारत के अंदर एक मना किया हुआ रोमांस खामोशी से जन्म ले रहा है। अपने भविष्य के लिए बार्कले योजना बनाता है कि वे वेल्च पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे। वह इलाका इतना दूर है कि वहाँ पीछा करने वालों से बचा जा सकता है और वहाँ बड़ी झीलें भी हैं जहाँ सॉल्ट रह सकती है। लेकिन एक भगोड़े की जिंदगी के साथ यह सब हासिल करना आसान नहीं है। अब जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो बार्कले एक राह चलते आदमी का फोन छीन लेता है। अंधेरे की आड़ में वह चुपचाप अपनी बेटी को फोन करता है और उसे कहता है कि वह उनकी माँ की कार लेकर उनके लिए निकल आए। बार्कले को लगता है कि वह बहुत सावधानी से काम कर रहा है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी पहले से ही 24 घंटे निगरानी में थीं। जब वह सॉल्ट के साथ तय किए गए मिलने के स्थान पर पहुंचता है तो उसे अपनी पत्नी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, बार्कले भागो, यह एक जाल है। तुरंत सायरन बजने लगते हैं। चारों तरफ से सैनिक निकल आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। ये सैनिक अलग अलग गुटों से हैं। एक तरफ केट की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र की टास्क फोर्स है जो हालात बिगड़ने से रोकने के लिए सॉल्ट को जिंदा पकड़ना चाहती है। दूसरी तरफ एक सख्त जनरल है जो जलीय जाति के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है और साफ कहता है कि अध्ययन के लिए सिर्फ एक लाश लाना ही काफी है। सॉल्ट को पकड़ने के लिए किसी भी पक्ष का कोई सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं है और जैसे ही हालात चरम पर पहुंचते हैं, तनाव अपने टूटने के कगार पर आ जाता है। सॉल्ट अपना सिर पीछे की ओर झुकाती है और एक तेज चुभती हुई चीख निकालती है। वह आवाज सीधे आत्मा को भेदती हुई महसूस होती है और वहां मौजूद हर इंसान दर्द से अपने कान ढकने पर मजबूर हो जाता है। इसी थोड़े से अराजक पल का फायदा उठाते हुए वह प्यार भरी नजर से बार्कली को देखती है, फिर पूरी दृढ़ता के साथ मुड़ती है और पुल से नीचे पानी में छलांग लगा देती है। इसी के साथ जमीन और समुद्र के बीच होने वाले युद्ध के एपिसोड 3 और 4 का यह सारांश समाप्त होता है। अगली किस्त के लिए जुड़े रहिए।